आज हम देखेंगे कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक, कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सीधी सी बात है, कर्म द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक होती है। द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक होती है। हिंदी में हम लोग इसका पढ़े होंगे, साइन को, कर्ता ने कर्म को, ये तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कर्ता का सबसे अधिक बल जिस पे पड़ता है उसे ही कर्म कहते हैं, या फिर कर्ता सबसे अधिक जिसको चाहता है उसे ही कर्म कहते हैं, पता ही है। तो इसके कुछ सूत्र भी होंगे। ठीक है, तो सूत्र देखते हैं। जैसे तकरीबन 7, 8, 9, 10 सूत्र होंगे, तो उसको देखें और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या देखें सूत्र की। तो द्वितीया विभक्ति कर्म कारक में जो सूत्र पढ़ेंगे हम लोग वो है नीचे ये। पहला है कर्तुरीप्सिततम कर्मणि, कर्तुरीप्सिततम कर्म। दूसरा है कर्मणि द्वितीया। तीसरा है अकथितम च। चौथा है अधिसिंष्ठा शाम कर्म। पाँचवा अभिनिविशिष्य उपानवध्यांग वाश अंतांतरेण युक्ते अभितः परितः शमयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे। ठीक है, इतने सूत्र जो हैं इसमें संस्कृत में हम लोग देखेंगे। तो संस्कृत में इन सूत्रों को देखेंगे तो अब क्या करेंगे कि एक एक सूत्र को धीरे धीरे अपना समझते जाएंगे। इससे कुछ परेशान होने लायक है नहीं, देख करके वैसा कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कठिन है या फिर ये वो है, कुछ नहीं है, इजी है, हो जाएगा आसानी से। तो देखें हम आराम से एक एक को। सबसे पहला लिखा हुआ है कर्तुरीप्सिततम कर्म। ठीक है, कर्तुरीप्सिततम कर्म। कर्तुरीप्सिततम कर्म, इसका मतलब है कर्तुरीप्सिततम, इसको अलग अलग जैसे लिखेंगे तो कर्तुरीप्सिततम कर्म। रीप्सिततम मतलब जिसको चाहता है, कर्तु मतलब कर्ता, कर्म मतलब कर्म। कर्ता सबसे अधिक जिसे चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से जिसे प्राप्त करना चाहता है वही क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, कर्ता जिसे विशेष रूप से क्रिया के द्वारा विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है वही क्या है? कर्म है। ठीक है, जैसे कि रामः लेखन्या पत्रम लिखति। लिखति इसमें क्या है कि जैसे राम जो है, राम कर्ता हो गया, तो अपने लेखन रूपी जो इसकी क्रिया है, उस ये लेखन रूपी क्रिया, लिखने की जो क्रिया है उसे क्या करना चाह रहा है? तो सबसे अधिक पत्र को लिखना चाह रहा है। ठीक है, राम लेखन्या पत्रम लिखति। राम अपने लेखन रूपी क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा पत्र लिखना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे पत्र क्या है? कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो दूसरा दिया हुआ है कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कर्म होगा, कर्म कारक होगा, वहीं पे क्या होगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे कर्म कारक होगा वहीं पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कर्मणि द्वितीया, जहाँ पर कर्म कारक होगा वहीं पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, रामः गृहम गच्छति। राम कहाँ जाता है? तो राम घर को जाता है। तो राम सबसे ज़्यादा क्या करना चाहता है? जाता है, कहाँ जाना चाहता है? सीधे सीधे सबसे ज़्यादा राम वनम गच्छति, राम विद्यालयम गच्छति। लेकिन राम जाना कहाँ चाहता है? तो घर को सबसे अधिक प्यार कर रहा है, तो घर में क्या हो गया? कर्म कारक हो जाएगा, और जहाँ पे कर्म कारक होगा वहीं पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। द्वितीय, तो यहाँ पे हम लोग अपना इसको लिख दिए हैं कर्म कारक।
या द्वितीय विभक्ति एक वचन, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। उसी तरह से गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब उसके बाद अकथितम च को बाद में थोड़ा देखेंगे। फिर उसके बाद अधिसिंह स्था शाम कर्म, इसको भी थोड़ा बाद में देखेंगे। उप अभिनिवेश, इन सबको थोड़ा सा रोक के देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि। ठीक है, तो अभितः मतलब होता है चारों ओर, नहीं, अभितः मतलब होता है पास, आसपास। अभितः मतलब होता है आसपास। परितः मतलब होता है चारों ओर। समया मतलब होता है निकट। समय मतलब समय मत कर दीजिएगा, समय मतलब यहाँ पे निकट या फिर समीप, इसका मतलब है समीप। समय मतलब समीप, निक्षा मतलब निकट। ठीक है, फिर उसके बाद हा मतलब शोक। ठीक है, शोक या फिर खेद बोल सकते हैं, खेद। प्रति मतलब और। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि। और इन सब के योग में क्या होता है, कर्म कारक होता है। ठीक है, अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि। अभितः मतलब आसपास, परितः मतलब चारों ओर, समया मतलब समीप, निक्षा मतलब निकट, हा मतलब शोक या खेत। जैसे कि अभितः मतलब आसपास, अगर कोई एग्जांपल, जैसे गांव के आसपास वन है। ठीक है, गांव के आसपास वन है। ठीक है, तो किसके आसपास, सीधी सी बात है, किसके आसपास वन है, तो गांव के आसपास वन है। सीधे ग्रामम अभितः वनम अस्ति। ठीक है, आश्रम के, यहाँ पे कहाँ गया, परितः। परितः मतलब हो गया चारों ओर, तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, तो विद्यालयम, विद्यालय के चारों, विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर वृक्षा सन्ति। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें आराम से, देखें अगर आराम से एकदम, तो थोड़ा सा जूम कर दें। ये जैसे लिखा हुआ है, अभितः दोनों ओर या आसपास, परितः चारों ओर, समया मतलब समीप, निक्षा मतलब निकट, हा मतलब शोक, प्रति मतलब और। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि ग्रामम अभितः वनम अस्ति, गांव के चारों आसपास वन है। आश्रमम अभितः वृक्षा सन्ति, आश्रम के दोनों ओर वृक्ष है। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति, गांव के चारों ओर उपवन है। लंका शमया सागर अस्ति, लंका सागर के समीप है। लंकाम लिखा हुआ ना, फिर लंकाम निक्षा हनिष्यति, लंका के समीप मारेगा। हा कृष्ण भक्तम, कृष्ण भक्तों के लिए खेद है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। छात्रम गुरुम प्रति श्रद्धाति, छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है। स नगरम प्रति गच्छति, वह नगर की ओर जाता है। तो इसमें देखना यह है कि जैसे ये जो वर्ड लगा हुआ है, अगर देखें ध्यान से तो ये जो वर्ड लगा हुआ है, ये अभितः, ठीक है, अभितः परितः परितः समया निक्षा हा, ये लिखा है ना। तो इससे क्या करेंगे, जैसे प्रति प्रति, अब इससे क्या करेंगे कि इन शब्दों को पकड़ेंगे। जैसे अभितः लिखा हुआ है तो इसके यहाँ पे क्या होगा, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तुरंत कर्म कारक टिक कर देंगे। और अभितः के परितः बगल में क्या होगा, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। आश्रम के चारों ओर, परितः विद्यालय के चारों ओर, अद्वितः आश्रम के दोनों ओर, आसपास। ठीक है, परितः मतलब गांव के चारों ओर,
ठीक है। तो ग्रामम ग्रामम जिसके चारों ओर होगा उसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। लंकाम समय सागर अस्ति, लंका के समीप सागर है, लंका के समीप, ठीक है। लंकाम निक्षा हनिष्यति, लंका के समीप मारेगा। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो शब्द लगे रह रहे हैं, तो ये शब्द जिनके 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 लिए लग रहे हैं, जैसे गांव के चारों ओर, तो गांव के लिए लग रहा है, तो गांव के चारों ओर, ठीक है। तो गांव में क्या होगा कि उसके में द्वितीय विभक्ति होगी। अभितः, सॉरी यहाँ पे बार बार अभितः का मतलब हम चारों ओर बोल रहे हैं, अभितः का मतलब है आसपास, परितः मतलब चारों ओर, तो विद्यालय के चारों ओर वृक्षासंति, ठीक है। एक ये हो गया। अब उसके बाद ये जो दूसरा है लिखा हुआ है, काला धनु रत्यंत संयोगी द्वितीय, काला ध्वनु रत्यंत संयोगी द्वितीय। काल मतलब समय, ठीक है। और ध्वनि रत्यंत संयोगी, काला ध्वनु रत्यंत संयोगी द्वितीय, ठीक है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि यदि कालवाची, ठीक है, और मार्गवाची शब्द हैं, मार्गवाची शब्द हैं, कालवाची और मार्गवाची, यदि कालवाची और मार्गवाची शब्द हैं कि शब्दों के अत्यंत निकट होने पर समीपस्थ पद में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल मार्गवाचक कालवाचक शब्द है, मार्गवाचक शब्द होंगे कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद कालवाचक शब्द होंगे। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। अभी ठीक है, कालवाची और मार्गवाची वर्ड जब देखेंगे, काला धनु रत्यंत संयोगे, तो काला धनु रत्यंत संयोग में कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत निकट होने पर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। तो कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो हो जाएगा आसानी से। इसमें था कालवाची शब्द, कालवाचक, काला धनु अत्यंत संयोगी द्वितीय, काला धनु अत्यंत संयोगी द्वितीय, ठीक है। कालवाचक शब्द, कालवाचक शब्द जब रहेंगे तब, और मार्गवाचक शब्द जब रहेंगे तब, ठीक है। उसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि है ये जो लिखा हुआ है, एक छात्रा क्रोशम अदिति, फिर इसको देखें एग्जाम्पल, क्रोशम गिरी वर्तते, कोश भर विस्तृत पर्वत है, कोशम गिरी, क्रोशम गिरी वर्तते, ठीक है। तो ये जो कालवाचक शब्द है, ठीक है, गिरी वर्तते पर्वत है, और ये जो कालवाचक शब्द है ना क्रोशम, क्रोशम मतलब कोश भर, क्रोशम गिरी वर्तते मतलब कोश भर, कोश भर में पर्वत फैला हुआ है, कोश भर में पर्वत विस्तृत है। फिर उसके बाद क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी, ठीक है। तो कोश भर नदी क्या है, कुटिला मतलब टेढ़ी, क्रोशम मतलब कोश भर, कुटिला मतलब कुटिल मतलब टेढ़ी, नदी मतलब नदी, नदी क्या है, कोश भर टेढ़ी है, ठीक है। तो मार्गवाची शब्द यहाँ पे क्रोशम ही है मुख्य रूप से, ठीक है। फिर उसके बाद कालवाचक शब्द है, तो कालवाचक शब्द जैसे महीना, सप्ताह, यही सब है ना कालवाचक शब्द, और क्या होगा। एग्जाम्पल में जैसे वह महीने भर रामायण पढ़ता है,
तो इसको अगर संस्कृत में लिखें सहमासम, सहमासम अधीते रामायणम। ठीक है, सहमासम अधीते रामायणम। सहमासम अधीते, जो मास लगा हुआ है ना, काल समय से संबंधित शब्द है। ठीक है, तो अभितः परितः समयानिक्षा प्रतियोगी अपि भी था, तो उसमें जो अभितः परितः समयानिक्षा ये सब दूरी से संबंधित ही था। जैसे अभितः मतलब आसपास, परितः मतलब चारों ओर, ये सब दूरी के ही शब्द हैं। जैसे यहाँ पे भी अलग से दिया क्रोशम, क्रोशम। ठीक है, तो इस शब्द में क्या हो रहा है, इसमें इसी सीधे लग जा रहा है स मासम अधीते रामायणम। सह सप्ताहम पठिष्यति, सह सप्ताहम पठिष्यति। ठीक है, वो सप्ताह भर पढ़ता है। स मासम अधीते, सह मासम अधीते, वह महीने भर लगातार पढ़ता है। ठीक है, वह हफ्ते भर लगातार पढ़ता है। उसके बाद कौन कौन सा सूत्र अभी बचा था, तो कौन कौन सा सूत्र पढ़ लिए अभी हम लोग पढ़ लिए हैं। कर्तुरीप्सिततम कर्मणि द्वितीया, कर्तुरीप्सिततम, फिर उसके बाद पढ़ लिए कर्मणि द्वितीया, फिर उसके बाद पढ़ लिए क्या, अभितः परितः समयानिक्षा प्रतियोगे अपि, उसके बाद पढ़ लिए काला ध्वनुरत्यंत संयोगे। अब उसके बाद देखते हैं क्या, अधिसिंह अस्था श्याम कर्मा। ठीक है, चौथा वाला अधिसिंह, अधि दिख तो रही होगा, हाँ ठीक है दिख रहा है। अधिसिंह, अधि सिंह अस्था श्याम, अधिसिंह अस्था श्याम कर्म। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि शी, इसमें धातु अब अलग अलग छाटेंगे। अधिसिंह अस्था श्याम कर्म, जैसे देखो कौन कौन से धातु है, शी धातु, ठीक है, अस्था धातु बैठने के लिए, फिर आस धातु। ये भी देखो, ये जो है सी मतलब सोने के लिए, ठीक है, अस्था मतलब ठहरने के लिए, आस मतलब बैठने के लिए। ठीक है, ठहरना। शी मतलब सोना, अस्था मतलब ठहरना, आश मतलब बैठना। ठीक है, जैसे जब हमको सोना है तो हम कहीं किसी आदि से जो अधिकरण कारक होता है वो आधार देता है, बेस देता है, सिक्योरिटी देती है। वो आधार कारक, अधिकरण कारक क्या करता है, अधिकरण कारक जो है वो आपको बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे कि मैं बैठूंगा तो कहीं बैठूंगा ना, मैं सोऊंगा तो फिर कहीं किसी चीज़ पे ना सोऊंगा, कि बैठूंगा तो मैं किसी चीज़ पर ही बैठूंगा। जैसे कि अगर हम बैठ रहे हैं तो या तो कुर्सी पे बैठेंगे, ज़मीन पे बैठेंगे, हवा में तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, फिर तो ये जो है जैसे कि क्या करेगा, आधार ही देता है, जैसे अधि, स्था, आस। ठीक है, ठहरने के लिए सी सोना, अस्था ठहरना, आस बैठना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब आधार देता है तो ऐसे जो शब्द होंगे जो कि सोने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा, बैठने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा, इस तरह से जैसे मान लें कि हम लिख रहे हैं कि राजा सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो राजा सिंहासन पर बैठता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इससे सिंहासन का फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, सिंहासन, तो सिंहासन के लिए क्या होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति एक वचन। एक बार कैलकुलेट करके बताइए, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सिंहासन के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए। सिंहासन के लिए जो प्रयोग होगा वो होगा सिंहासने। ठीक है, सिंहासन के लिए जो प्रयोग होगा सिंहासने। जैसे फलम के लिए होता है ना, फले, तो ऐसे अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, राजा तिष्ठति, राजा सिंहासने
तिष्ठति, ठीक है। राजा सिंहासने तिष्ठति, ऐसे बन गया। तिष्ठति मतलब बैठता है, तो सिंहासन पर बैठता है, तो यानी अधिकरण में पेपर यानी आधार दे दिया सिंहासन। तो सिंहासन जब आधार दे दिया तो सिंहासन में हम लोग का सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। ये तो हो गया सिंपल हमारा, ठीक है। समझने का प्रयास करिए कौन कौन से शब्द हैं। सी, अस्था, आस, आस मतलब बैठना, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, इस तरह से इसका रूप चलता है, ठीक है, बैठने का। तिष्ठति, तो राजा सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है सूत्र, अधिसिंह अस्थाश्याम कर्म, यानी कि सिंह यानी कि सी बैठने के लिए, अस्था मतलब ठहरने के लिए, आस मतलब बैठने के लिए, तीन हो गया, शी, अस्था, आस। ये तीन धातुओं के पहले जैसे अगर हमें ये जो है अधि लगा दें तो क्या होगा, जो सप्तमी विभक्ति थी, सप्तमी विभक्ति, ठीक है, वो चली आ जाएगी द्वितीय विभक्ति में। फिर से पकड़ने का प्रयास करिए, कंफ्यूज नहीं होना। नेवर हैव टू बी कंफ्यूज्ड, क्लियर योर कंफ्यूजन्स। ऐसे क्या होगा कि राजा सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है, लेकिन जब इस तिष्ठति के पहले हम लोग अधि लगा देंगे तो ये जो सिंहासने होगा वो द्वितीय फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, राजा सिंहासनम, सिंहासनम अधि तिष्ठति, ठीक है। तो समझने का प्रयास अगर करें तो सिंहासनम, राजा सिंहासनम अधि तिष्ठति, जो तिष्ठति के पहले जब अधि लग गया तो ये जो सिंहासने था सिंहासनम हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कि जब सोने वाले शब्द के पहले भी अधि लगा देंगे, सी धातु के पहले भी अधि लगा देंगे तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आस धातु के पहले भी, ये तो अस्था धातु के पहले भी जब यहाँ पे हम अधि लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अधिसिंह अष्टाश्याम कर्मा, और इसका एग्जाम्पल बुक में देखेंगे आसानी से तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हमको लगता है ये हो जाएगा, हो जाना चाहिए पढ़ने पर, ठीक है। अधिसिंह अष्टाश्याम कर्मा, फिर उसके बाद जो है एक है अभिनी विशस्य, अभिनी विशस्य, ठीक है। अभिनी विशस्य, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें दो इसमें उपसर्ग आ गए, कौन कौन से, एक हो गया अभि और एक हो गया नी, ठीक है। जैसे ऊपर वाला था ना उसमें अधि उपसर्ग आ रहा था, इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, एक अभि उपसर्ग और एक नी उपसर्ग। अब क्या बोल रहा है, इसी कर्मीय धातु है यदि, अब धातु इसमें कौन सा है, यहाँ पे धातु जो है विष धातु है, विष, ठीक है। अभिनी विषाश्य, यदि विष धातु के पूर्व में आए ये दोनों ही उपसर्ग तो जो आधार है वो क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग नहीं, एक ही साथ आएंगे, अभिनी करके आएगा, अभिनी, अभिनी, ये दोनों एक साथ आए, अभिनी। यदि सीधा सीधा है कि विष धातु के पहले यदि अभिनी आ जा रहा है तो उसको क्या होगा कि आधार से क्या हो जाएगा, कर्म में द्वितीय हो जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यही है, संतः, देखो सीधा सीधा एग्जाम्पल, सज्जन सन्मार्ग में, सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो सन्मार्ग में जब प्रवेश कर रहे हैं संत, तो प्रवेश कर रहे हैं तो में अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर से यहाँ पे अधिकरण कारक होना चाहिए, लेकिन जब प्रवेश करने के, प्रवेश यानी विष, ठीक है, विष धातु से पहले क्या हो गया, हम अभिनी लगा दे रहे हैं तो सन्मार्ग जो है ये यहाँ पे सप्तमी से क्या हो जाएगा, दूसरा में 7 से 2 सेकंड पे चलाएगा, ठीक है। अब इसका जिससे हम यहाँ पे अभिनी लगा करके इसको बनाएंगे तो ये बनेगा संत, सज्जन का संत, सन्मार्गम, 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 और फिर उसके बाद अभि निविशते, निविशते, ठीक है, ये हो गया ये। फिर उसके बाद एक और है उपानवद, फिर उसके बाद इसी तरीके से उपसर्ग लगा करके
उपान वध्यांग श, उपान वध्यांग वश, उपान वध्यांग वश। ठीक है, ये क्या है? उप, अनु, अधि या आंग, इनमें से कोई भी शब्द वश धातु के पूर्व आया। देखा ना, उप, इसको अलग लिखें, इसको अलग अलग लिखें तो ऐसे पता चलेगा। उप, फिर आन, अनु, ठीक है, फिर उसके बाद अधि या आंग, इन चारों धातु में से कोई भी यदि वश धातु के, इन चारों उपसर्ग में से कोई भी यदि वश धातु के पहले लग जाएगा, ठीक है, तो आधार का क्या होगा? सातवें में से दूसरे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तीन था, तीनों में क्या हो रहा था कि अलग अलग धातुओं के पूर्व अलग अलग क्या लग जा रहे थे, उपसर्ग लग जा रहे थे। तो वो जो धातुएं थी और वो उसके बगल में जो आधार था क्रिया के बगल में जो आधार में प्रयोग होना चाहिए था अधिकरण कारक में, वो हमारा द्वितीय कर्म कारक में प्रयोग हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, राजा, ऐसे अगर बनाना चाहिए तो ऐसे बनाएंगे हम ना, राजा नगरे वसति। ठीक है, वसति, राजा नगर में निवास करता है, सीधा सीधा, इसके पहले कुछ नहीं लगा है तो ये सप्तमी विभक्ति है हमारा, सप्तमी। ठीक है, राजा नगरे वसति, राजा नगर में निवास करता है, ये सप्तमी विभक्ति है। राजा वसति, निवास करता है, और ये सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हम उप लगा दिए, ठीक है, उप वसति, तो ये क्या होगा? नगरे से ये दूसरे में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? नगरम। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको अगर शब्द रूप याद हो थोड़ा सा तो ज़्यादा बेहतर से हम लोग पकड़ पाएंगे। ठीक है, राजा नगरम उपवसति, तो रूप इसका याद होना चाहिए। जैसे फल का रूप होगा, क्या होगा? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम, फले फलाय फलाभ्याम, फलेभ्य, इसे याद होना चाहिए रूप अच्छे से। रूप अगर याद रहेगा तो काफ़ी हद तक हमको आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो राजा नगरम उपवसति, राजा नगर में निवास करता है, राजा नगरे वसति, इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, बस वसति के पहले उप लग गया है। और एग्जाम्पल अगर देखें तो राजा नगरम अनुवसति, ठीक है, राजा नगरम अधिवसति, राजा नगरम आवसति। ठीक है, आंग का यह खत्म हो गया, कैसे हुआ उसको रूल्स को बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल में राजा नगरम उपवसति, राजा नगरम अनुवसति, राजा नगरम अधिवसति, राजा नगरम आवसति। तो ये जो है क्या कर रहे हैं सब कि कुछ शब्द के पहले, कुछ धातु के पहले या फिर क्रिया के पहले लग करके उसके साथ जो आधार है उसको क्या कर रहे हैं कि कर्म कारक में परिवर्तित करते रहे हैं। तो ये था हमारा अधिष्ठाश्याम कर्म अभिनिविशस्य उपान वध्यांग वशः। फिर उसके बाद एक छोटा सा और बचा हुआ है, उसको भी देख लें। इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, उपसर्ग वाला हो गया तीनों था। और एक है वो अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। ठीक है, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण से मतलब है कि अंतरा मतलब होता है हमारा बीच में, ठीक है, और अंतरेण मतलब होता है अंतरेण, इसका मतलब होता है बिना या फिर सिवाय। ठीक है, अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती, दो अंतरा ग्रामम, ठीक है, नदी प्रवहती। ठीक है, तो यहाँ पे बात ध्यान दे देंगे कि अपना नदी प्रवाहती है, तो अपना हमारा एक सेंटेंस है नदी प्रवाहती है, कर्ता हो गया, ये कार्य क्रिया हो गया। नदी प्रवाहती, नदी क्या करती है? प्रवाहित होती है। फिर यहाँ पे हमारा, फिर यहाँ पे वो हो गया, तो अंतरा यानी कि दो गांवों के बीच में, अंतरा मतलब दो गांवों के मध्य में क्या होगा? नदी बहती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? अगर अंतरेण ले लें
तो संस्कृत के सिवाय मैं कुछ नहीं जानता, और कुछ नहीं जानता। संस्कृतम और कुछ नहीं जानता, न किमपि जानामि, सीधे सीधे न किमपि जानामि, ठीक है, न किमपि जानामि। तो संस्कृत के सिवाय, तो संस्कृतम, संस्कृतम क्यों, क्योंकि इसी के सिवाय ना, संस्कृत के सिवाय ही ना, तो संस्कृत में द्वितीय विभक्ति लगेगी। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंतरेण, ठीक है। अब एक लास्ट बचा हुआ है, उसका नाम है अकथितम च। तो अकथितम च को देखें अभी फ़िलहाल में, तो हमारे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, तो स्विच ऑफ हो जाएगी, तो इसको हम बाद में बना देंगे।